अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये जो एनआरसी सीए का राज है ना, हम आपको अब राज बताते हैं। जो वकील अपने एग्रीमेंट में छोटा सा लिखता है, फिर उसका बाद में बहुत मतलब निकलता है, फिर वही बड़ी मुसीबत खड़ी करता है, वो कैसे होता है। मैं आपको एनआरसी और सीए के दोनों के दरमियान में राज क्या था वो मैं आपको बताता हूं। चाहे अफगानिस्तान से पीड़ित हिंदू आता हिंदुस्तान, चाहे पाकिस्तान से आता, चाहे बांग्लादेश से पीड़ित हिंदू आता हिंदुस्तान में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश का पीड़ित हिंदू जब हिंदुस्तान आता तो उसको नेशनलिटी दी जाती। लेकिन किसी वकील ने भी बताया था, वो जो एक आदिवासी में एक बड़ा कोई वकील है एनआरसी में, वो बहुत उसके वीडियो आई थी, उस वीडियो में भी उसने बताया था और भी वीडियो में मैंने सुना था, देखा था कि जो भी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से पीड़ित आता, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो पीड़ित हिंदू आता हिंदुस्तान में, उसको एक एफिडेविट बना के देना पड़ता। मैं अफगानिस्तान का हिंदू हूं, पीड़ित हूं, मुझे वहां जुल्म किया जाता था, लिहाजा मैं हिंदुस्तान की सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे हिंदुस्तान में आने दिया जाए, मुझे हिंदुस्तान में रहने दिया जाए, उसके लिए हिंदुस्तान की नेशनलिटी दी जाए। उस एफिडेविट में वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश का पीड़ित अपनी दुख भरी कहानी सुना करके हिंदुस्तान से रिक्वेस्ट करके वो हाथ जोड़कर अपने क्या मांगता, नेशनलिटी मांगता। तब हिंदुस्तान उसको नेशनलिटी दे देता। CAA, आजा भाई इंडिया आजा, चल ठीक है, तेरी नेशनलिटी मिल गई, तू पास हो गया, ओके। अब एनआरसी, हिंदुस्तान में जो भी हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, वो धर्म के आधार पर एनआरसी नहीं होगा, अमित शाह जी ने कहा। अच्छा, तो कैसे होगा वो? हिंदुस्तान में अगर मैं शराफत से बोलूं तो, अगर बेशराफत से बोलूं तो, दो ऑप्शन है। अगर बेशराफत से बोलूंगा तो बात ऐसी होती कि जब एनआरसी का खेमा लगता, एनआरसी के कागजात की जांच होने की सब प्रक्रिया शुरू होती, तो जो पेपर हुकूमत को चाहिए वो पेपर सरकारी किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी ऑफिस में वो मुसलमान जाकर वो पेपर हासिल नहीं कर सकता था, जिसको हिंदुस्तान की सरकार एनआरसी के तहत इस मुल्क से निकालना चाहती है। तो वो मुसलमानों को निकालना चाहती थी और मुसलमानों के पेपर गायब कर देती और मुसलमानों पर पुलिस और फौज लगाकर उनका मार काट लूट करवाती और मुसलमानों को बर्बाद कर देती और तमाम हिंदुओं को हुक्म देती कि मुसलमानों को मारो, काटो, उनकी बहन बेटी की इज्जत लूटो और इनको घर से बेघर के बर्बाद कर दो, इनको घर से, इनको मुल्क से निकालना है। जो हिंदू देश के हित में बात करेगा, जो हिंदू इन मुसलमानों का सपोर्ट करेगा, जो हिंदू ये सोचेगा कि ये देश में गलत हो रहा है, उसको भी एनआरसी के तहत बाहर, मारो, काटो, लूटो, ये होता। अगर शराफतदारी की बात करूं तो ऐसे होता, जिसको हुकूमत निकालना चाहती उसके पेपर नहीं मिलते, अव्वल चीज। दूसरी चीज, हर किसी के पास पेपर नहीं है था, तो जो भी पेपर में नाकाम होता उसको दूसरा वकील ही, उनका सरकारी आदमी भी राय देता, उनके सरकारी लोग ही राय देते कि आप हिंदुस्तान में रहना चाहते हो। समझो, फर्ज कर लो एक मुसलमान है, उसको वो पेपर नहीं मिला जो पेपर हुकूमत को चाहिए, तो वो पेपर के लिए बेचारा परेशान होगा, उसको एनआरसी में डाल दिए, उसके घर छीन लेंगे, उसको डिटेंशन कैंप में डाल देंगे बीवी बच्चों के साथ, तो परेशान हो गया।
तो अब उसको हुकूमत के लोग ही राय दे रहे हैं, चिलांडू पिलांडू चिंधी चोर लोग जो नीचे नीचे घूमते रहते हैं, वो राय देंगे उनको, वकील ही उनको राय देगा। भाई एक काम करो, आपको एनआरसी के तहत निकाला जा रहा है, हाँ। आपको डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा, हाँ। उसमें आप सड़ सड़ के मर जाओगे, हाँ। कोई दूसरा मुल्क आपको नहीं ले जाएगा, हाँ। आप परेशान होगे, आप बीवी बच्चों के साथ मर खट जाओगे, हाँ। तो एक काम करो, आप एक एफिडेविट बनाओ कि मैं अफगानिस्तान का हिंदू हूं, पीड़ित हूं, मुझ पर यहां जुल्म हुआ है, लिहाजा मैं हिंदुस्तान की सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि आप मुझे हिंदुस्तान में नेशनलिटी दें। तो सरकार आपको यहां की नेशनलिटी दे देगी, तो उस आधार पर आप फिर से हिंदुस्तान में रहने लग जाएंगे। ऐसे या ऐसे, समझ आई बात? तो मुसलमान सोचता बेचारा, यार निकाला तो जा रहा हूँ, डिटेंशन में जाएंगे, सड़ सड़ के मरेंगे, वहाँ क्या खाना क्या पीना, यार ऐसे जान बचती तो बचा लो। तो मुसलमान जो कुछ जिद्दी होंगे तो नहीं मानेंगे, लड़ेंगे कटेंगे मार खाएंगे, या कुछ इस बात को सोचेंगे कि यार कोई फ़ायदा नहीं, लाओ ऐसे ही बच जाते हैं। अब पेपर में लिखने से मैं हिंदू थोड़ी ना हो जाऊंगा, मुसलमान ही रहूंगा, लाओ लिख देते हैं, तो वो लिख देगा, बचना है तो लिखेगा। तो जब वो लिखेगा एफिडेविट कि मैं अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश का हिंदू हूं, पीड़ित हूं, हिंदुस्तान से रिक्वेस्ट है कि मुझे नेशनलिटी दे दो, तो हिंदुस्तान उसको नेशनलिटी दे देता, जैसे दूसरे हिंदू को दिया है। ऐसे और भी हिंदू जिसके पास पेपर नहीं है, उसको इसी एफिडेविट के आधार पर नेशनलिटी मिल जाती। तो जो भी एनआरसी के तहत निकाला जाता, वो एक एफिडेविट बनाता कि भैया मैं फलाने बांग्लादेश अफगानिस्तान पाकिस्तान का पीड़ित हूं, रिक्वेस्ट है मुझे हिंदुस्तान की नेशनलिटी दे दो, उसको दे दिया जाता, भैया नेशनलिटी मिल गई, अपने अपने पेपर ले लो जाओ। अच्छा, थोड़े जब ये प्रक्रिया जब खत्म हो जाती, तो थोड़ा दिन इंतजार किया जाता, थोड़ा दिन इंतजार किया जाता, यहां तक कि यह प्रक्रिया अच्छी तरह से पूरी तरह से भारत से खत्म हो गई, पेपर कार्रवाई सब हो गई। उसके बाद यही सरकार इन तमाम लोगों के घर, खेत खलियान, बंगला, फ्लैट, पैलेस, मोटर गाड़ी, जितनी भी प्रॉपर्टी होती सब छीन लेती, बैंक बैलेंस सब छीन लेगी। कोई गांव का है, किसान है, उसके बाद खेत बाड़ी है, घर है, सब छीन लेगी। कोई सिटी में है, बड़े शहर में है, उसके पास बंगला है, फ्लैट है, झोपड़ा है, बैंक बैलेंस है, अकाउंट है, कारखाना है, कंपनी है, फैक्ट्री है, सब छीन लेगी, सबका सब कुछ छीन लेगी। चलो इधर आओ, लाइन में खड़े हो जाओ, इधर आ, ओए इधर आ, ओए इधर आ, लाइन में खड़े हो, चल। अरे यार ऐसा क्यों कर रहे हो, हम हिंदुस्तानी हैं, नेशनलिटी हमारे पास, हमें ऐसा क्यों कर रहे हो, चल बे इधर आ। सबको लाइन में खड़ा करेंगे, उनका प्रोग्राम पहले से बना होगा, बात समझ में आई? प्रोग्राम पहले से बना होगा, सबको लाइन में खड़ा करेंगे। तेरा नाम क्या है? यूसुफ। मेरा नाम यूसुफ भाई है, मेरे को यूसुफ भाई नाम से पुकारते, इधर आ। एक कान के नीचे बजाऊंगा सही हो जाएगा अभी। इसका पेपर निकाल। सरकारी अधिकारी वहां बैठे होंगे लाइन से, कंप्यूटर सिस्टम सब रख के, जरा इधर इधर, इसका पेपर निकाल। साला यूसुफ बोलता है, दूंगा कान के नीचे, दाढ़ करके दूंगा अभी। निकाल निकाल इसका पेपर। ये देखो, ये तेरा पेपर है ना? क्या नाम लिखा है तू? राजकुमार। मैं पाकिस्तान का हिंदू पीड़ित हूं, हमको हिंदुस्तान में प्लीज रिक्वेस्ट है कि नेशनलिटी दे दो। और साला अपना नाम यूसुफ बताता है। बात समझ में आई?
तो वो नेशनलिटी पाने के लिए उसने एफिडेविट बनाया था। अब गवर्नमेंट थोड़े दिन बाद उसको लाइन में खड़ा करके उसको एफिडेविट दिखा रही है। तू अपराधी है, तू मुसलमान है, तू अपने आप को हिंदू लिखा यहां, ठीक है? चल, कल से तू खेत में काम करेगा और ये 8x8 का कमरा है, इसमें 4 आदमी रहते हैं, फलाने फलाने फलाने, तू भी इनके साथ रहेगा, ठीक है? तुझे इतनी तनख्वाह दी जाएगी, इस तनख्वाह में खाना पीना और गुजारा करना। चला भैया रे भैया। बात समझ में आई? ऐसे सारे लोगों के एफिडेविट दिखा के, जो नहीं मानेगा झगड़ा करेगा, ले भाई तेरा एफिडेविट देख, तू कहां का है? अफगानिस्तान का। हिंदू है? हाँ हिंदू ही है, कोई बात नहीं, चल तू फलाने खेत में काम करेगा, तुझे इतनी तनख्वाह मिलेगी, ये 8x8 का कमरा है, इसके अंदर 4 लोग रहते हैं, इसमें इनके साथ तू भी जाके रहे और इतनी तनख्वाह मिलेगी, इसी में गुजारा कर। फिर क्या करेंगे भैया? क्यों? चल चल उधर। हुकूमत का क्या कर लोगे? क्यों ऐसा होगा? नहीं, मैं शादी करूंगा, बीवी बच्चे मेरे, मेरा घर है, खलियान है, सब मेरा है, मेरे बाप दादा का था। चल बे, ये सब इंडिया में है, तू अब पाकिस्तान से आया था, अफगानिस्तान से आया था, बांग्लादेश से आया था, तेरा यहां कहां से खेत हो गया बे? सब छीन लिए। ये षड्यंत्र था एनआरसी और सीए का। इसके तहत क्या करते, तमाम लोगों पर जो ना मानता उसको खलास, उसको मार के खत्म कर देते। तमाम औरतों को बाजार में बिठा देते, बाजार में, और तमाम लोगों को जिन्हें जिंदा रहना है, चलो नौकरी करो, तनख्वाह मिलेगी, 8x8 के कमरे में 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, 6 आदमी, जितना वो अरेंज करेंगे, तुम उसमें रहो और जितनी तनख्वाह मिलेगी उसमें खाओ पकाओ, जिंदगी गुजारा करो और गुलामी करो उम्र भर के लिए। बात समझ में आ गई? जो काम पे वो बिठाएंगे वो काम आपको करना है। आप कहेंगे नहीं मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, चल बे, बड़ा डॉक्टर नहीं, चल बैठ। बड़े बड़े काम जो होंगे, बड़े बड़े ओहदादार होंगे, वो बड़े बड़े लोगों का होंगे, गद्दारों के, जिन्होंने अंग्रेजों से मिलकर काम किया होगा। और जो देश के आम लोग होंगे वो छोटे छोटे काम करेंगे, किसानी के, घर के, कंपनी में, फैक्ट्री में, वर्कर्स। क्योंकि ये जो सरकार है, मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत जी, आदित्यनाथ योगी जी, इन चारों को पता है कि ये धर्म के लिए नहीं, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं।